हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और आप यूपी बोर्ड से संबंधित हैं तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, ठीक है, कि कल यूपी बोर्ड ने स्थिति साफ कर दी है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के, ठीक है। अर्थात यूपी बोर्ड ने कह दिया है कि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त नहीं की गई हैं, आपकी बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त नहीं की गई हैं, आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। और उन्होंने उसका प्रस्तावित समय भी दे दिया है। उसका समय उन्होंने दिया है जुलाई माह का दूसरा सप्ताह। दूसरे सप्ताह का मीनिंग होता है बेटा कि आपकी बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी वो 15 जुलाई के बाद होंगी, ठीक है। और उन्होंने परीक्षा का पैटर्न भी चेंज कर दिया है। परीक्षा का पैटर्न चेंज करने का मीनिंग बेटा ये है कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर बच्चों 10 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे बेटा? 10 सवाल होंगे, लेकिन आपको उनमें से केवल 3 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, अर्थात 3 सवालों का जवाब देना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो और याद रखना, ये जो समय जो निर्धारित किया गया परीक्षा के लिए, पहले जो आप जानते हैं कि 3 घंटे में एग्जाम होता था, ठीक है, लेकिन आपके टाइम भी आप उन्होंने हाफ करके उसको 90 मिनट कर दिया है। यानी आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के अंदर आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, ठीक है। तो याद रखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री की या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, सभी विषय की मैं बात कर रहा हूँ। आपके लिए प्रत्येक पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन में आपको केवल 3 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो कहीं जाइए मत बेटा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट तरीके से समझाऊंगा स्टूडेंट कि आपका 3 में से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हालांकि मैं तैयारी तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी कराऊंगा, ठीक है। यानी अभी लगभग मेरे पास लगभग 1.5 महीने का समय है, तो मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की A to Z तैयारी आपको कराऊंगा, ठीक है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने वीडियो मेरा लेक्चर कंटिन्यू देखा तो आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 के 10 भी बच कर नहीं जाएंगे, कहाँ की तो 3 की बात बच्चों। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छी तैयारी करने के लिए मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तब स्टूडेंट, ठीक है। तो इस बात को याद रखें, आप पढ़ाई में बेटा जुट जाइए, आप बिल्कुल भी पढ़ाई को इग्नोर मत कीजिए। वो जो अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि हमारी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, तो बच्चों कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 11 तक के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन कक्षा 12 के यानी आप लोग जो स्टूडेंट 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट नहीं किया गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इस बात को याद रखें। या 10th वालों के लिए गुड न्यूज़ ये थी कि उनको प्रमोट कर दिया है, उन्हें आप किसी भी एग्जाम से नहीं गुजरना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए ये आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करें बेटा कि हमें एक कमेंट प्राप्त हुई थी। कमेंट ये प्राप्त हुई थी ये कि सर हमें ऐसे 2 परिपथ बताइए, ऐसे 2 परिपथ खींच करके समझाइए जिनके अंदर बाटहीन धारा बहती है। देखिए, एक हमारे व्यूजर हैं जिन्होंने हमें क्वेश्चन किया था कि सर हमें 2 ऐसे परिपथ खींच करके समझाइए जिनके अंदर बाटहीन धारा बहती है। क्वेश्चन था, देखिए उनका, बाटहीन धारा वाले परिपथों के 2 चित्र समझाइए, बनाइए, ये उनका सवाल था, ठीक है। अच्छा, इस बार क्वेश्चन के बारे में बात करूं बेटा तो ये बात उन्होंने कि ये क्वेश्चन परीक्षा में काफी बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में ये सवाल। इस बात को याद रखें, यूपी बोर्ड में ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, अभी कौन से लेसन से लिया गया है तो मैं आपको बताता चलूं, ये 12th क्लास फिजिक्स लेसन नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उससे ये क्वेश्चन लिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि हमें 2 ऐसे डायग्राम बनाने, 2 ऐसे परिपथ हमें खींच के समझाने जिनके अंदर बाटहीन धारा नहीं बहती है, ठीक है। आयोग को समझा रहा होगा। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में, ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का जो सूत्र होता है, शक्ति का, है ना, क्योंकि बाटहीन, तो बाट किसका मात्रक? शक्ति का मात्रक है। बात समझ में आ रही है। तो आपको शक्ति के बारे में पता होना चाहिए, पहले शक्ति क्या होती है, तभी तो हम इसके बारे में डिटेल से बता पाएंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बच्चों बाटहीन शक्ति का जो फार्मूला होता है, ये मैंने आपको पढ़ा है, वो होता है आपका P = BRMS × IRMS, और ये होता है बेटा cos φ, ठीक है। जहां cos φ क्या है बेटा? शक्ति गुणांक है। cos φ पूरा मिला के कहेंगे शक्ति गुणांक बोलेंगे, लेकिन अगर मैं φ की बात करूं तो धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर है। φ क्या है? धारा और वोल्टेज के बीच क्या है बेटा? कलांतर है। ये बात आपको मैंने समझाई फ्रेंड, ठीक है। अच्छा, तो ये तो फार्मूला देख के आपको पता चल रहा होगा और आपने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। अब इस फार्मूले से कितना आसान हो जाएगा इस चीज को समझना, अभी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैं बताता हूँ। देखिए, मुख्य जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं वैसे तो 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ
कि मेन जो होते हैं वो 3 प्रकार के, कौन कौन से? जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक तो प्रतिरोध जुड़ा होता है एक प्रकार का, दूसरा टाइप होता है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक L जुड़ा होता है, 2 बात हुई। तीसरा होता है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या प्योर संधारित्र जुड़ा होता था, C जुड़ा होता है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों में से 2 वो डायग्राम है जिसको इन्होंने पूछा है, ठीक है। बिल्कुल इसके आधार पर समझाऊंगा कि हाँ कि रियलिटी वाकई बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है, केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है, तो उसका डायग्राम मैंने भी आपको समझाया था इस टाइप से जब ये लेसन आपको पढ़ाया था। मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है, और मान लीजिए ये किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर जुड़ा है, ठीक है। मान लीजिए AC, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट बच्चों, ठीक है। अच्छा, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल R जुड़ा होता है, प्रतिरोध जुड़ा होता है बेटा, तो होता क्या है कि विभवांतर, मैं अगर ग्राफ समझाने का प्रयास करूं, ठीक है, ये ठीक है, तो विभवांतर जो होता है और धारा जो होती है वो समान कला में होती है, यानी विभवांतर और धारा क्या होती है, समान कला में होती है, अर्थात इनके बीच में जो कलांतर होता है बेटा वो क्या होता है, 0 होता है, यानी फाई का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध R जुड़ा होता है, AC का मतलब अल्टरनेटिंग परिपथ है, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, और ये कौन सा परिपथ है, जब केवल शुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा है, ठीक है। तो क्या होता है कि B और I क्या होते हैं बेटा, समान कला में होते हैं, इनके बीच में कलांतर क्या होता है, 0 होता है, कलांतर क्या होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर मैं फाई की वैल्यू बेटा इस फार्मूले में डालता हूँ, इस फार्मूले, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए ध्यान समझे कि P इक्वल टू हो जाएगा बेटा BRMS, यानी वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान इंटू IRMS, धारा का वर्ग माध्य मूल मान और ये cos 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए cos 0 का मान जो होता है बच्चों, cos 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 1 होती है। अगर जब मैं इसकी जगह 1 लिखूंगा, इसकी जगह 1 लिखूंगा, 1 किससे जब मल्टीप्लाई कराऊंगा स्टैंड, ठीक है, तो मेरे पास क्या रहेगा, P इक्वल टू रहेगा BRMS मल्टीप्लाई IRMS, और ये 1 लिख दिया मैंने, सॉल्व कर रहा हूं तो P इक्वल टू ये हो गया BRMS इंटू IRMS, ठीक है। तो ये P का मान आ गया, क्या का मान आ गया बेटा, P का मान आ गया। इस बात को समझने देखो, P का मान आया, P का मान 0 के इक्वल नहीं आया है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इन्हें कहा बाढ़हीन, यानी इस P का मान कुछ आना ही नहीं चाहिए, हमें ऐसे परिपथ बताने हैं, तो भाई इसके लिए ये परिपथ तो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, हमें ऐसे परिपथ बताने हैं जिसके अंदर P का मान बाढ़हीन, मतलब एक भी बाट ना आए, यानी P का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो याद रखना कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R जुड़ा होता है तो परिपथ में शक्ति व्यय होती है, वो कितनी शक्ति व्यय होती है, यानी इतनी एनर्जी के अंदर व्यय होती है BRMS इंटू IRMS के बराबर, ठीक है। तो ये डायग्राम इसके लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर आप सोचेंगे फिर वो कौन सा, उसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। तो ये बात करी जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध R जुड़ा हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि इसके अंदर P का मान 0 नहीं आ रहा, क्यों, B और I के बीच में कालांतर क्या, 0 है, और cos 0 है, यानी cos 0 का होता है 1 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई, और मुझे लाना क्या था, P का मान 0 लाना है। इन्हें कहा है ना बाढ़हीन धारा, है ना, P का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं, देखिए अब देखिए ये तो इसके लिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन राइट नहीं है, यानी इसके अंदर बाढ़हीन धारा नहीं बहती है। इस बात को याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा भी गया है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R जुड़ा हो तो क्या इसके अंदर बाढ़हीन धारा बहती है, नहीं बहती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट बात की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट ये है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक L जुड़ा हो, क्या हो बेटा, प्रेरक L, ठीक है, ये अल्टरनेटिंग परिपथ आ गया, ठीक है, यानी आपका AC, ठीक है। ये B बराबर B0 sin ओमेगा टाइप यहाँ लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और ये मान लीजिए L आ गया। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने की बात बेटा ये है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक L जुड़ा होता है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक L जुड़ा होता है, ठीक है, तो धारा और वोल्टेज समान कला में नहीं होते हैं, धारा और वोल्टेज समान कला में नहीं होते हैं। होता क्या है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक L जुड़ा होता है तो वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज है ना, जिसको मैं BL से लिख रहा हूँ, मान लीजिए V, ठीक है, और मान लीजिए ये क्या है, I, क्या है बेटा, I, ये समझने का प्रयास करें मेरी बात का, ये समान कला में नहीं होते हैं, इनके बीच में 90 अंश का कलांतर होता है, 90 अंश का कलांतर होता है, यानी वोल्टेज B या BL, संकेत दिखाना चाहो तो L के लिए, ठीक है, ये क्या होता है, धारा I से 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी होता है। बात समझ में आ रही है
कहने का मीनिंग मेरा ये है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक L जुड़ा होता है, प्रेरक L जुड़ा होता है, ठीक है, तो प्रेरक L के सिरों के बीच विभवांतर VL धारा I से क्या होता है 90 डिग्री अग्रगामी होता है। आई आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी जो मैंने पढ़ाया कि जब प्रतिरोध जुड़ा होता है तो B और I समान कला में होते हैं, उनके बीच में कलांतर शून्य होता है, ठीक है। तो वैल्यू डाली यहाँ पे, फाई का कितना आएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए फाई और I कितना है 90, ठीक है, 90 मैं यहाँ रखूंगा। देखिए फार्मूला वही रहेगा आपका बेटा, फार्मूला आपका वही है VRMS इंटू IRMS और cos फाई की जगह कितना आएगा बेटा 90 आएगा, तो ये जाएगा बेटा आपका cos 90 हो जाएगा। और जब बेटा cos 90 हो जाएगा तो cos 90 की जो वैल्यू होती है, जी बिल्कुल सही बोला, cos वैल्यू 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। कितनी होती है बेटा, cos 90 का कितना होता है 0 होता है, ठीक है। और जब cos 90 का 0 होता है, जब मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा बेटा 0 लगाऊंगा, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो मुझे P का मान क्या मिलेगा बेटा, P का मान मुझे 0 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा 0 मिलेगा, 0 वाट, यानी इसके अंदर P लिखा ले, P होती है शक्ति यानी पावर, इसका मतलब कहता है वाट, ठीक है। तो कहने का मेरा बेटा मीनिंग ये है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक L जुड़ा होता है तो B और I क्या होते हैं समान कला में नहीं होते हैं। यहाँ पे विभवांतर BL क्या है, वोल्ट प्रेरक L के सिरों के बीच विभवांतर है, ठीक है। ये जो BL है धारा I से क्या होता है 90 डिग्री अग्रगामी होता है। और इसमें क्या होती है, इस कंडीशन में परिपथ के अंदर कैसी धारा बहती है, बाटहीन धारा बहती है, ठीक है। याद रखना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब केवल प्रेरक L जुड़ा हो तो उस परिपथ के अंदर कौन सी धारा बहती है, बाटहीन धारा बहती है, जैसे कि आप फार्मूले से देख रहे हैं P का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो पहला एक डायग्राम तो इनका यही है, इनका एक आंसर तो ये, इन्होंने 2 डायग्राम पूछे, कितने पूछे 2 पूछे, तो पहले में तो आप ये बनाइए, पहले में तो आप ये बनाइए, ठीक है। चलिए अब मैं बता रहा हूँ दूसरे के लिए करने, तो दूसरा डायग्राम क्या होगा। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, बस करना कुछ नहीं, जैसे कलांतर को देखना है, बस कलांतर को समझ लिया तो इसको बिल्कुल आपने धुआं निकाल दिया इसके अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट डायग्राम की क्या है, ठीक है। ये मैंने प्रतिरोध बताया पहला, ये दूसरा बता दिया, तो प्रतिरोध वाला तो आंसर गलत हो गया, ठीक है। उसके अंदर तो P का मान 0 आ ही नहीं रहा था, तो ऑप्शन में एक तो ये डायग्राम बनाए जाएंगे, और जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ उसको समझते हैं। देखिए वो क्या है, देखिए ध्यान से समझे बच्चों। दूसरा है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध संधारित्र C जुड़ा हो, यानी क्या जुड़ा हो, संधारित्र C, मान लीजिए ये जुड़ गया, ठीक बच्चों, ये ठीक है, ये देखिए AC और ये मान लीजिए संधारित्र C जुड़ गया स्टैंड, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, केवल संधारित्र C जुड़ा होता है, केवल संधारित्र C जुड़ा होता है, ठीक है, तो धारा और विभवांतर समान कला में नहीं होते हैं, ठीक है। यानी इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो धारा होती है I यानी करंट जो होता है वो विभवांतर अगर मैं कहूँ कि संधारित्र C के सिरे का विभवांतर BC है, ठीक है, तो ये जो कलांतर होता है वो 90 होता है। और इस केस में क्या होता है कि धारा जो होती है, धारा वो वोल्टेज से यानी BC से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। लेकिन इससे जस्ट पहले जो मैंने पढ़ाया प्रेरक वाले में क्या होता है कि विभवांतर धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ठीक है, इसलिए मैंने ये कलांतर कितना लिखा था 90 लिखा था, ठीक है। लेकिन संधारित्र वाले केस में क्या होता है, संधारित्र वाले केस में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, उसमें कहता है वोल्टेज अग्रगामी था धारा से प्रेरक वाले में, लेकिन संधारित्र वाले में क्या धारा अग्रगामी होती है किससे, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर BC से, ठीक है स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि इस केस में फाई का मान कितना होता है 90 अंश होता है, कितना होता है बेटा 90 अंश होता है, ठीक है। जब cos 90 हो जाएगा तो सेम जब इसको सॉल्व करके लेगा तो बेटा फिर से आपको यही आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए इनका दूसरा जो पहला आंसर, तो एक तो मेरा पहला डायग्राम आंसर में चित्र बना देता हूँ इनका, क्योंकि इनको नोट भी करना होगा। तो याद रखना कि जब आपसे पूछा जाए, और ये आप भी अगर यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो मैं इस बात को आपको बताता चलूं कि ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही अच्छा सवाल है और इन्होंने अच्छा सवाल हमसे पूछा है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखना कि बाटहीन धारा वाले 2 परिपथ कौन कौन से हैं, एक तो प्रेरक L जुड़ा हो और दूसरा क्या हो, संधारित्र C जुड़ा हो, ठीक है। और सारा जो फंडा है बेटा वो किस पे है, इस फाई पर है, इस फाई पर, यानी इनके बीच का जो कलांतर होता है, ये जो फाई आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बताता चलूं, इनका आंसर हो गया बाटहीन धारा वाले 2 परिपथों के नाम क्या है, बताओ, चित्र बनाएंगे। चित्र क्या हो गया, पहला तो हो जाएगा जब वो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर, ठीक है, क्या जोड़ेंगे, प्रेरक L जोड़ेंगे,
और दूसरा जोड़ेंगे संधारित्र सी जोड़ेंगे डिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। प्रतिरोध वाला नहीं बनाएंगे, प्रतिरोध के लिए क्या होता है P का मान 0 नहीं आता, लेकिन प्रेरक के लिए और संधारित्र के लिए इस केस में P का मान 0 आता है। ठीक है, तो यानी इन दोनों परिपथ में कौन सी धारा बहती है, बाटहीन धारा बहती है। क्या बहती है बेटा, बाटहीन धारा बहती है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये बात आपको समझ में आई होगी बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, क्योंकि मैं अब जो लेक्चर लेकर के आऊँगा आपकी यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको वीडियो अपलोड कराऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।